नमस्कार। मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। सिविल वाद कैसे दर्ज कराएं और यदि आप नए अधिवक्ता हैं तो आपके लिए यह विशेष है कि वाद दर्ज कराने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कैसे आप यह निर्धारित करेंगे कि किस न्यायालय में किस वाद को कैसे संस्थित कराना है। यानी कि नवीन पंजीकृत किए हुए अधिवक्ताओं को सिविल प्रकृति के वाद को न्यायालय में संस्थित करना कैसे करना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हमारी LLB की डिग्री कंप्लीट होती है फिर हम कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, परंतु ट्रेनिंग में भी हम कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। क्योंकि वे हमसे वर्किंग रजिस्टर मेंटेन कराते हैं या फिर कोर्ट में भेजते भी हैं, तो हमारे साथ कोई ना कोई लगा रहता है। तो हमें ये चीज़ें जब तक हम खुद वो कार्य नहीं करेंगे हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरीके से जो नवीन पंजीकृत अधिवक्ता हैं जो कि सिविल प्रकृति के वादों को न्यायालय में संस्थित कराना उनके लिए कठिनाई भरा काम हो सकता है। जो नए अधिवक्ता हैं उनको यही नहीं समझ में आता है कि भाई सामने वाला वाद लेके आया तो वाद की प्रकृति क्या है, इसको हमें किस न्यायालय में डालना है, ये वाद किस प्रकृति का है और इसको कौन से न्यायालय में दर्ज कराना है। इसके बाद चलिए ठीक है, वाद की मान लीजिए प्रकृति मालूम भी चल जाती है तो उसको केस को कैसे दर्ज कराना है, इस मामले में कठिनाई होती है। तो आज हम आपको इसी बारे में बात करेंगे कि जो नए अधिवक्ता हैं वे अपने मुकदमे को दर्ज कैसे कराएं और सिविल वाद को दर्ज करवाने के लिए क्या क्या चरण होते हैं, कैसे सिविल वाद को दर्ज कराया जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सिविल वाद को दर्ज कराने के लिए सबसे पहले वाद की प्रकृति को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। तो अधिवक्ता के पास जब भी उसका क्लाइंट आए तो सबसे पहले क्लाइंट की बातों को समझें, क्लाइंट से बात करें, उसके साथ जो भी प्रॉब्लम है उसको बात करें उस केस से संबंधित, और उसमें से तथ्य निकालने की कोशिश करें कि भैया तथ्य क्या है इसमें। जब आप तथ्य निकालोगे फिर आपको पता चलेगा कि ये किस प्रकृति का है। जैसे कि कौन कौन से उसके अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, ये तो आप ही बताओगे ना। सामने वाला तो आपको यह बताएगा कि भैया इस वजह से हम परेशान हैं, इस वजह से हम आपके पास आए हैं, आप इस चीज़ का निपटारा करवाइए हमारा। परंतु किन किन चीज़ों से परेशान है, वाकया क्या था, किस वजह से, किसने उसके जो है अधिकारों का उल्लंघन किया है, या फिर कोई वैधानिक अधिकार है, ये किसके अंतर्गत आता है, या सिविल के अंतर्गत आता है या दंड संहिता के अंतर्गत आता है। तो ये सब तो वकील को, अधिवक्ता को पता होना चाहिए। तो ये तो निर्धारण अधिवक्ता ही करेगा ना। तो सबसे पहले वाद की प्रकृति को समझना कि भैया वाद की प्रकृति क्या है, यह सिविल प्रक्रिया का केस है या फिर ये दंड प्रक्रिया का केस है या आपराधिक कार्रवाई का अगर केस है तो इसका उद्देश्य क्या है, अपराधी को दंडित करना है। अगर यह जो है सिविल कार्रवाई का केस है तो उसका उद्देश्य है अधिकारों के लिए प्रवर्तन कराना, यानी कि उसके केस का निपटारा कराना, उसको उसका अधिकार प्रदान कराना। अगर कोई भी केस है वह विधिक अधिकारों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप होता है तो ये आपराधिक कृत्य में आता है, तो इसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि मान लीजिए, नॉर्मल मान लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति है वो अधिवक्ता के पास गया कि भैया ये ऋण वसूली का केस है, उन्होंने हमसे ऋण लिया था, आज तक इन्होंने वापस नहीं किया। तो ये CRPC की धारा 37 के अंतर्गत अगर वाद लगाने के लिए कहता है तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा कि वादी से ऋण लेते समय कर्जदार ने कोई छल तो नहीं किया। अगर कोई छल किया है तो वह मामला आपराधिक हो सकता है, परंतु अगर कोई छल नहीं किया है तो वह मामला सिविल कोर्ट में जाएगा। इसको कर्ज को लेकर के आपने अपने हिसाब से कितना खर्च किया है इसके बारे में भी आपको डिटेल बतानी पड़ेगी। तो कौन सा मामला किस कोर्ट में जाएगा, सर्वप्रथम अधिवक्ता को यह देख लेना जरूरी होगा। इसके बाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्णय करना। चलिए ठीक है, हमें प्रकृति तो समझ में आ गई कि यह सिविल प्रकृति का है, परंतु क्या किन्हीं वैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है? क्या अधिकारों की क्षतिपूर्ति के लिए कोई मुकदमा न्यायालय में लाया जाएगा?
तो अगर ये सब तय हो जाने के बाद न्यायालय का निर्धारण करना चाहिए। सबसे पहले न्यायालय का निर्धारण करते समय यह देख लेना चाहिए कि भैया ये मामला जो है किसी विशेष न्यायालय का तो नहीं है, किसी वक्फ बोर्ड का तो नहीं है, किसी मेडिकल काउंसिल से जुड़ा तो नहीं है, राजस्व से जुड़ा तो नहीं है, नहीं तो फिर वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएगा। बार काउंसिल से तो जुड़ा नहीं है, क्योंकि इन सब के लिए जिस चीज़ के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया गया है तो वह तो सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय में वहाँ जाना पड़ेगा। सिविल कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होगी। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि वाद की वस्तु क्या है, विषय वस्तु क्या है। जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता है तो धारा 15 से लेकर के 21 तक में वाद की विषय वस्तु के संबंध में निर्धारण करने हेतु वर्णन दिया गया है। सबसे पहले निम्न न्यायालय में दर्ज किया जाएगा, फिर जो न्यायालय से सबसे निम्नतम है उसके बाद सिविल अदालत में मामला जाएगा, और यदि मामला अचल संपत्ति से संबंधित है तो वह जिले के सिविल न्यायालय में जाएगा। जिस न्यायालय में अचल संपत्ति स्थित है वहां जा सकता है। तो इस हिसाब से न्यायालय का निर्धारण करना पड़ेगा। उसके बाद में उसमें यह भी देखना है कि परिसीमा काल क्या है। वाद की प्रकृति हो गया, वाद किस न्यायालय में जाएगा ये निर्धारण हो गया। अब उसके बाद समय सीमा का निर्धारण कर लीजिए कि भाई क्या ये इस समय सीमा में कोई बाध्यता तो नहीं है, क्या हम इस केस को दर्ज करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। कुछ केसेस के लिए परिसीमा निर्धारित होती है, कुछ में परिसीमा बाधित नहीं होती है। आप कभी भी आप केस दर्ज करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई धन संपत्ति उधार देने से संबंधित मामला है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उसकी परिसीमा है यानी कि समय सीमा है, वह जिस समय उधार चुका देने का अगर वचन दिया है तो जिस समय वह उधार चुका देने का वचन दिया है उसके 3 साल के अंदर में आप धन वसूली के लिए न्यायालय में वाद लाया जा सकता है। 3 साल बाद आप उस पर केस नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये भी निर्धारित कर लेना पड़ता है कि क्या यह परिसीमा के अंदर है या नहीं है। इसके बाद चलिए परिसीमा हो गया, फिर रेस जुडिकाटा की भी जांच कर लीजिए। रेस जुडिकाटा का क्या सिद्धांत है कि न्यायालय में मुकदमे की मान लीजिए भरमार लगी हुई है, यानी कि ये मुकदमा एक ही तथ्य पर एक ही पक्ष के द्वारा, कहीं दूसरी जगह इस पर तो मुकदमा नहीं चल रहा है, कहीं दूसरे कोर्ट में तो नहीं चल रहा है, हमने दोबारा कोई बात तो नहीं दर्ज कर लिया, या उसी पर किसी ने अन्य ने दो वाद किया था और उसी पर हमने भी तो वाद नहीं कर दिया। तो पुनः उन्हीं तथ्यों पर उन्हीं पक्षकारों के द्वारा कोई मुकदमा नहीं लगाया जा सकता है। और अगर कहीं पर वह मुकदमा चल रहा है तो पहले उसका निपटारा वहां से हो जाएगा, उसके बाद ही अन्य न्यायालय में यह मुकदमा जाएगा। तो ये बातें थी जो कि ध्यान रखने योग्य थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।